तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी और बीआरएस के बीच बुरी तरह से फंस गई है। वजह कांग्रेस की दोहरी नीति है। क्योंकि के चंद्रशेखर राव मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुटे हैं, तो बीजेपी हिंदुओं की गोलबंदी में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का दांव बीजेपी के लिए फायदे का सौदा बनता दिख रहा है। इन दोनों पार्टियों की रणनीति के बीच कांग्रेस फंस कर रह गई। वो न हिंदू वोट को अपने पाले में ला पा रही है, न ही केसीआर से मुस्लिम वोटों को छीन पा रही है। अब बीच मझधार में फंसी इस नैया को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस ने एक खास रणनीति पर काम करना शुरू किया। उस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कुछ नेताओं को लेकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी बना दी। ये कमेटी अलग अलग अल्पसंख्यक समुदायों से मुलाकात करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी और फिर उसी आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस समय माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहम्मद अली शब्बीर कर रहे हैं। इस कमेटी की पहली मीटिंग कुल 3 घंटे तक चली और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उस मीटिंग के बाद कहा गया कि महीने के अंत तक तमाम समुदायों से मुलाकात कर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे हाईकमान के सामने रखा जाएगा। तेलंगाना में मुस्लिमों की आबादी 13% के करीब है और 1% ईसाई। वर्तमान की जो रणनीति चल रही है वहां पर मुस्लिम वोट बैंक पर सत्तारूढ़ बीआरएस की मजबूत पकड़ है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं भी चलाई हुई हैं जिस वजह से इस समुदाय का वोट केसीआर को मिल रहा है। उदाहरण के लिए पिछड़े समाज के परिवार को 1 लाख रुपए देने की योजना, मुस्लिम महिलाओं को निकाह के समय 1,116 रुपए देने की बात। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिस वजह से हैदराबाद की कई सीट्स पर भी मुस्लिम वोट केसीआर को मिल रहे हैं। अब कांग्रेस को मुस्लिम वोट भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने धीरे धीरे ही सही इस राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। वो खुद को प्रमुख विपक्षी पार्टी बनाने की कोशिश में लगी है। उसके इस प्रयास में हिंदू वोटों को एकमुश्त करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। बीजेपी के आने से पहले तक हिंदुओं का एक धड़ा कांग्रेस के साथ भी रहा करता था, लेकिन कुछ सालों में जमीन पर स्थिति बदली है। ऐसे में कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर और ज्यादा काम करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों की बड़ी बैठक मुंबई में होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा जिससे परस्पर विरोधी पार्टियों के बीच के मामले सुलझ जाएंगे और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बंगाल में कांग्रेस से सत्ता कम्युनिस्टों ने छीनी और फिर कम्युनिस्टों से टीएमसी ने। आज तक लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ हैं और कांग्रेस भी। फिर वैसी कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसको फिराते ही तीनों पार्टियां दोस्ती के गीत गाने लगेंगी और प्रदेश की जनता इनकी धुन पर नाचने लगेगी। कहने को सारी पार्टियां कह रही हैं कि वे बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक साथ हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी ईडी और सीबीआई के सहारे शासन कर रही है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन ईडी और सीबीआई का खौफ तो भ्रष्टाचार के संरक्षक नेताओं को है, जनता को नहीं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में एक मसौदा प्रस्ताव तैयार हो सकता है। साथ ही बंगाल में गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआईएम ने जवाब दिया है। वर्तमान राजनीतिक हालात में पश्चिम बंगाल में 3 दल टीएमसी, माकपा और कांग्रेस ये स्वीकार करते हैं कि बिना किसी रूपरेखा के चुनावी समायोजन का कोई भी प्रयास चुनौतीपूर्ण होगा। बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले के लिए टीएमसी के झुकाव और राज्य में मौजूदा लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के विपरीत रुख के बीच विरोधाभास से इन्हें बल मिला है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुंबई में बैठक में न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उन राज्यों में भी एकजुट लड़ाई लड़ने की रूपरेखा कोई बनेगी जहां कई गठबंधन के साथी आमने सामने हैं। मौजूदा परिस्थितियों और किसी नीति के अभाव में बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन असंभव है। पश्चिम बंगाल में 2009 के लोकसभा चुनाव और 2011 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन का जिक्र करते हुए राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तो फिर भी संभव है, लेकिन सीपीआईएम के साथ ये संभव नहीं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दीपा दास मुंशी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि मुंबई बैठक के दौरान बीजेपी के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए मसौदा रूपरेखा सामने आएगा। दीपा दास मुंशी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के एक बड़े और महान उद्देश्य के लिए हम सभी राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्षी दलों के बीच वास्तव में कई विरोधाभास हैं। बंगाल में टीएमसी के साथ, दिल्ली में पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ,
हमें उम्मीद है कि सीधी लड़ाई के लिए कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी। आमने सामने की लड़ाई के फॉर्मूले पर बोलते हुए दीपा दास मुंशी ने कहा कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो 18 लोकसभा सीटें जीती थीं, वे गठबंधन के लिए परीक्षण का मामला हो सकती हैं, जहां लक्ष्य बीजेपी की हार सुनिश्चित करना होना चाहिए। सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि गठबंधन के विभिन्न दलों के बीच राज्यों के भीतर रणनीतिक विरोधाभासों पर विचार करके बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये बताना चाहती है कि ये गठबंधन विभाजित है। केरल, त्रिपुरा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को हराने की नीति उन अंतर विरोधों को ध्यान में रखते हुए सामने आएगी। बंगाल में किसके पास कितनी सीटें हैं? टीएमसी के पास राज्य की 23 लोकसभा सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 2 और सीपीआईएम के पास 1 भी सीट नहीं है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 2021 के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रहा, जबकि टीएमसी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इन चुनावों में बीजेपी विपक्ष बन गई। माकपा और कांग्रेस पर बंगाल में बीजेपी के एजेंडे के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए टीएमसी सांसद शुवेंदु शेखर ने कहा कि सीपीआईएम और कांग्रेस की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण और विपक्षी एकता के लिए हानिकारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाला मामले में फंसी हुई बघेल सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भूपेश बघेल के करीबी कई बड़े अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसके बाद अब भूपेश बघेल पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ईडी ने भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके ओएसडी के ठिकानों पर छापेमारी की। विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर निवास के साथ ओएसडी मनीष बछोर, ओएसडी आशीष वर्मा और उनके करीबी कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी पहुंची है। मुख्यमंत्री ने इसे अपना बर्थडे गिफ्ट बताते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा। तंजिया लहजे में धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला परिवहन घोटाला को लेकर ईडी प्रदेश में लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है। इन मामलों में ईडी अब दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोयला परिवहन घोटाला मामले में सीएम सचिवालय के अधिकारी सौम्या चौरसिया और रायगढ़ कलेक्टर आईएएस रानू सहित अन्य कई अफसर और कारोबारी इस वक्त जेल में हैं। छापेमारी किस मामले को लेकर हुई ये अभी साफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है और मुख्यमंत्री के ओएसडी और राजनीतिक सलाहकार के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के छापे ने हड़कंप मचा दिया। इससे पहले ईडी ने 21 जुलाई को रानू साहू और उसके आईएएस पति के निवास सहित कांग्रेस के नेता और अफसरों के घरों पर छापेमारी की थी। 22 जुलाई को ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसर रानू साहू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया और 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 25 जुलाई को ईडी ने रानू साहू को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 18 अगस्त को रानू साहू से संबंधित दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर की कोर्ट में पेश किया। छापेमारी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बघेल के जन्मदिन पर हुई छापेमारी को उन्होंने अपने लिए उपहार बताया और पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूरे देश में चांद की सतह पर चंद्रयान के लैंडिंग की जिस वक्त बेसब्री से प्रतीक्षा हो रही है और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने को बेचैन पूरा देश था, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी खबर फैला दी। दिग्विजय सिंह ने कह डाला कि जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन को सफल बनाया, उनको पिछले 17 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। पीएम मोदी इस पर ध्यान दें। दिग्विजय सिंह के इस फर्जी खबर के चलते सियासत गर्म आ गई है। देश की जनता नाराज है। जिस खबर को पहले ही झूठा बता दिया गया था, इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर महज सुर्खियां बटोरने के लिए ये खबर फैलाई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को भारत से ही नफरत है। हालांकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने हाल ही में इस दावे का खंडन किया। पीआईबी ने बताया था कि इसरो के वैज्ञानिकों को हर महीने के अंत में सैलरी मिलती है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अखबारों में रिपोर्ट्स हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन बनाया, उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है।
प्रधानमंत्री को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि जिस दिन इसरो भारत को गौरवान्वित करने जा रहा है उस दिन दिग्विजय सिंह ने फर्जी खबरें फैलाने का काम किया। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, लेकिन भारत से और ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा भारत कभी कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब भारत चंद्रयान 3 का जश्न मना रहा है तब कांग्रेस रो विलाप कर रही है। 16 अगस्त को ही इसरो ने राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला के दावे को खारिज किया था। एक कार्यक्रम के दौरान पूनावाला ने दावा किया था कि इसरो के वैज्ञानिकों को बीते 3 सालों से सैलरी नहीं मिली। इसरो ने इस दावे को गलत बताया था और कहा था कि हर महीने के अंत में वैज्ञानिकों को सैलरी मिलती है। दिग्विजय सिंह के दावे पर एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हर किसी को चंद्रयान 3 और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। बीजेपी के नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान जारी है। कपिल सिब्बल और आर्टिकल 370 को बहाल किए जाने की मांग को लेकर कई वकीलों ने पूरी ताकत से साबित करने में जोर लगाया कि आर्टिकल 370 अस्थायी है, लेकिन वह स्थायी हो चुका है और केंद्र सरकार इसे हटा ही नहीं सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि अस्थायी व्यवस्था को नहीं हटाया जा सकता। कपिल सिब्बल ने तो जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम कराने की मांग तक कर डाली। जब इस किस्म की दलीलों से काम नहीं चला तो सारे वकील नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि सरकार 370 की तरह नॉर्थ ईस्ट के विशेष प्रावधानों को भी हटा सकती है। सुनवाई के दौरान सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल एक भारतीय संविधान का स्थायी हिस्सा है, उसे कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता। वहीं आर्टिकल 370 कभी भी स्थायी प्रकृति का नहीं था। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने इस तरह की चिंता जताई कि आर्टिकल 370 की तरह ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेष दर्जे को भी खत्म किया जा सकता है, इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 जैसे स्थायी प्रावधानों और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उसमें अंतर को समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट से जुड़े विशेष प्रावधानों को नहीं छुएगी। सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसका देश के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए लागू संविधान के विशेष प्रावधानों को छूने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के कदम को सही ठहराया, जिससे पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया। उन्होंने दलील दी कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल 370 जैसे अस्थायी प्रावधानों और नॉर्थ ईस्ट के लिए लागू विशेष प्रावधानों का फर्क समझना चाहिए। विशेष प्रावधानों को छूने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसे लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है, न ही किसी तरह की आशंका को पैदा करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें आखिर आशंकाओं में जाना ही क्यों चाहिए। जब केंद्र ने कह दिया कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है तो हमें इन सब की आशंका क्यों जतानी चाहिए। केंद्र सरकार के बयान ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।